प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस शुक्रवार को जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है चंचल उपाध्याय। ये वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं। 1994 में इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ है। और सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बताऊंगा। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए। पिछले कुछ दिनों से आप लोग सुबह वाला कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, सुबह वाला कार्यक्रम भी उसी तरीके से देखा करिए जैसे शाम वाले को देखते हैं। वो भी कार्यक्रम इससे ज्यादा बढ़िया बनता है। मैं समझता हूं कि वहां पे आप लोगों को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे कुंडलियां देखी जाती हैं और किसी के सवालों का उत्तर कैसे दिया जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यूं घंटे भर की यात्रा, आराम से बैठ जाइए, कहीं हिलना डुलना नहीं है। अगर हो सके तो वीडियो डबल स्पीड पे भी कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2051, शक संवत 1916। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वजित संवत्सर है। इस संवत्सर पे मैंने पहले बहुत सारे प्रभावों को बता रखा है, जिसमें ये बात बताई है कि व्यक्ति विजेता होता है। सर्वजित मतलब सभी प्रकार के जीवन में विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति निकलने के लिए उत्सुक होता है और उसमें उसको सफलता भी मिल जाती है। सर्वजित संवत्सर के बाद अगर इनका जन्म आप देखते हैं तो श्रावण माह में हुआ है, जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी भी गलत और बुरी चीजों से और अच्छी चीजों से, सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। वो दोनों ही स्थितियों में एक समान होता है और दोनों ही प्रभावों में वो एक जैसा ही बिहेवियर रखता है। मतलब उसको बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं होती है किसी भी चीज के प्राप्त हो जाने के बाद, और बहुत ज्यादा निराशा भी नहीं होती है किसी चीज के गुम हो जाने से। ये बात दिखती है। दक्षिण, ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास आत्मबल की क्षीणता हो सकती है, मतलब कमजोरी। आत्मबल कमजोर होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा। इस वजह से स्वभाव में थोड़ी गर्मी, स्वभाव में थोड़ी उग्रता और छोटी छोटी परेशानियों को व्यक्ति कई बार बड़ा भी बना सकता है। ऐसी स्थितियां भी मिलती हैं। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में और जेहन में यहां हमेशा ही विचारों का उद्गम होता रहता है और विचार बनते रहते हैं। अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है तो निस्संदेह ही अपने दिमाग में इस बात को फिट करके बिठा लेना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा विचारों के सागर में गोते नहीं लगाने हैं और मुझे बिल्कुल ही संतुलित होना है, शुद्ध, शांत। एक बात मैंने गौर करी है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूं, आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें आप कितना देते हैं। कितना देने का मतलब 100%, टोटल। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आप 1% भी आपका अगर चूका तो निस्संदेह उसका परिणाम आपको प्रभावित करेगा, और ये पक्की बात है। इस वजह से जो भी काम आप वर्तमान में कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दीजिए, पूरा। उसमें किसी भी तरीके का कोई दो भाव न रखिए। शनिवार शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का जन्म। अब इस आधार पर कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का होगा, लेकिन अब आने वाली है कृष्ण पक्ष की स्थिति, तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा होते तो बड़े अच्छे हैं, शुभग्रह बनते हैं, लेकिन यहां पे अब वो थोड़ी थोड़ी कमजोरी की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन होंगे शुभग्रह, इस वजह से व्यक्ति को पूर्णेंदु बनाएंगे। व्यक्ति सुंदर होगा, देखने में अच्छा होगा, संतुलित शरीर का और स्वस्थ आचरण करने वाला। उसका व्यवहार और उसके अंदर जो गुण हैं वो बिल्कुल ही श्रेष्ठ व्यक्ति के और सांभ्रांत होते हैं। कहने का मतलब यह है, शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है, अंतःकरण उसका पवित्र है और बिल्कुल ही पवित्र आत्मा है और धर्म को धारण करने वाला भी है। एक बात और भी बता देता हूं, इनकी कुंडली में इनका जन्म शनिवार को हुआ है। इस वजह से व्यक्ति कुंठा से ग्रसित हो सकता है, उसके काम रुक सकते हैं, उसके प्रभावों में कमजोरी और कमतरी देखी जा सकती है। वो नीला हो सकता है, वो थोड़ा सांवला भी हो सकता है, मोटे नख, मोटे बाल, मोटी चमड़ी, इस तरीके का प्रभाव होता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे उसके जीवन में प्रगति होते देखी जाती है और कई बार निर्वैर हो जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये बात कहने में वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करता है। क्लियर है? शोभन योग मतलब शोभायमान, वृष्टिकरण, ये अच्छा है अगर कोई भी काम व्यवसाय वगैरह करना हो तब। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता होगा, लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षा ऊंची है और पाने की ललक भी बहुत ज्यादा है, ये राक्षस गण के होने के कारण।
वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में जहां संतुलन बनाने का भाव देखा जाएगा, वहीं वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति किसी को भी नुकसान में नहीं रखना चाहता है और हर जगह अपना फायदा भी देखना चाहता है। ये एक अद्भुत बात है। राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में थोड़ी सी चपलता है, चतुराई है, थोड़ा उग्र है, दबाव में है, दबंग है, उग्र भी है और साथ ही साथ वो एक तरीके से सजीला है, मतलब सजावट से युक्त है, गंभीर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या कई बार जो होता है वो प्रभाव उसके जो दिखे जाते हैं वो व्यग्रता वाले ज्यादा देखे जाते हैं, मतलब दूसरों की परेशानी को देख करके कई बार खुश हो जाए, अपनी परेशानी को देख करके हताश हो जाए। कई बार जो होता है वो दूसरों को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। उसके अंदर क्षमा थोड़ा कम हो सकता है, क्षमा करने का गुण, क्षमादान कम हो जाए। व्यक्ति जो है वो उग्र है, व्यग्र है, चिंता से ग्रसित है, लालच है, लोभ है, मोह है, द्रोह है, ये सब सारी चीजें होती हैं। कहने का मतलब इस पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। किसी की भी प्रगति को देख करके बाधित अपने आप को मत करिए और अपने व्यवहार पर किसी भी तरीके का उस पर प्रभाव न रखिए। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से दूर हो जाइए। अब ये इनकी कुंडली की पंचांग की बात थी, पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, मैं जल्दी जल्दी तो थोड़ा सा बोल रहा हूं, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव अच्छा होगा। चंद्रमा शुभग्रह होंगे। शनिवार का जन्म होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जहां व्यक्ति के काम में थोड़े से प्रभावों में कमजोरी होगी। व्यक्ति जो है वो ना मिलने की अवस्था जीवन में कई बार बन सकती है। वैसे व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में है, इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति के पास बल की कमजोरी ना हो, आत्मबल बना करके रखें और किसी भी तरीके से पिता के साथ संबंध और जीवन में जो कभी कठिनाई और जो अच्छी स्थितियां होती हों, दोनों में संतुलन की स्थिति पैदा करने की आवश्यकता है। श्रावण माह आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, ये स्थिति मैं देख रहा हूं। अब इनकी कुंडली में पंचांग को समझ लिया तो लग्न को समझते हैं। ये लग्न है, मेष लग्न की कुंडली, ये ज्ञान है। कालपुरुष की कुंडली में जो पहली राशि बनती है वो लग्न में 1 नंबर की ही बनती है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, पहले अगर मैं ये बता दूं, जैसा कि मैं हर बार इला श्रीवास्तव जी लिखती हैं कि आप जब ये बताते हैं कि इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक कौशिकी चटर्जी जी भी हैं, वो भी कुछ लिखती हैं ऐसे ही, तो मैं ये बात बता दूं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात कि चंद्रमा और गुरु दोनों केंद्र में हैं। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। अब चाहे वो कैसे भी बैठे हों, किसी भी राशि में बैठे हों, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन चंद्रमा जिस राशि के अधिपति हैं, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति स्वग्रही है, ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। और जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का प्रभाव लग्न पे नीच का पड़ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन में अपने बल पर कुछ करने का जो है वो साहस देते रहेंगे। एक बात और बता दूं तो व्यक्ति के पास आयु बड़ी अच्छी होगी क्योंकि शनि देख रहे हैं लग्न को, और दूसरी बात कि व्यक्ति साहसी होगा क्योंकि शनि देख रहे हैं लग्न को। व्यक्ति के काम में विलंब काम में नहीं होगा। वैसे ये मेष लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते, परंतु फिर भी उसे लक्ष्मी संपन्न तो बनाने में शनि की भूमिका हो सकती है और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में शनि का महत्वपूर्ण रोल प्ले करना संभव है। ये कुंडली की दूसरी अच्छी बात थी। तीसरी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, इस कुंडली में स्वग्रही सूर्य और बुध के साथ पंचम भाव में, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। मैंने जो पीछे 2 बातें बताई ना, गुरु चंद्रमा, ये तो पहले सबसे अच्छी बात थी। दूसरी सबसे अच्छी बात जो है वो थोड़ी सी कमजोर है, पर तीसरी जो सबसे अच्छी बात है कि सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, जहां मघा नक्षत्र के बैठे हैं, ये व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली, व्यक्ति को बहुत ज्यादा तार्किक, समझदार और गूढ़ और छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाला, तार्किक बना देंगे और व्यक्ति की मेमोरी को बहुत ज्यादा विशाल बना देंगे। व्यक्ति किसी भी चीज पे शोधपरक अध्ययन करने में माहिर है और साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान है, इसमें इसका कोई शानी नहीं है। ये चौथी है ना, हाँ चौथी नहीं तीसरी, ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। चौथी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, इस कुंडली में लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देखना, जहां के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि लग्न पे भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है। कैसे? लग्न में भाग्य भाव के अधिपति गुरु है ना, वो यहाँ के अधिपति होकर के लग्न को देखेंगे ना, तो मित्र की राशि को देखेंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति भाग्यशाली जरूर है। और चूंकि उस मंगल की चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी, इसका मतलब यह बनता है कि मंगल और शुक्र का संबंध व्यक्ति के जीवन में कई लोगों को लाने वाला भी हो सकता है और व्यक्ति किसी को देख करके उलझ भी सकता है और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कई बार समस्याएं भी बन सकती हैं। इस वजह से देने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल से आप प्रभावित हैं,
पर वो आर्द्रा में बैठा है, इस वजह से उसके पास साहस की कमजोरी भी हो सकती है। यह व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा या बहुत कम, मतलब बैलेंस ना बन पाए, लेकिन बल लगाना पड़ेगा। हर काम को करने के लिए व्यक्ति को बल लगाने की आवश्यकता है, लेकिन भाग्य में ये मंगल व्यक्ति के भाग्य के लिए प्रबल रूप से जिम्मेदार होंगे और भाग्य में सहयोग भी करेंगे। व्यक्ति को पितरों का बल मिले, कुल देवता की पूजा व्यक्ति करता रहे, यात्रा करने से पहले दीपक दान किया करे, और अगर घर से निकलने से पहले दीपक जला करके भी निकले, ऐसा ग्रंथ में लिखा है, तो इससे कुल देवता को और पितरों का बल मिल जाता है। ये तो एक चौथी सबसे अच्छी बात है। पांचवी सबसे अच्छी बात क्या है? पांचवी सबसे अच्छी बात है कि लग्न से केंद्र में चंद्रमा, ये सबसे अच्छी बात है। जिसके अधिपति स्वग्रही है, ये दूसरी के बाद, पांचवी के बाद छठी सबसे अच्छी बात है। और सबसे जो टोटल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति से केंद्र में गुरु और उस पे चंद्रमा की दृष्टि, जिसके ठीक पीछे मंगल और ठीक आगे स्वग्रही सूर्य। अब गौर करिए, तो इस भाव के ठीक पीछे लग्नेश बैठे हैं, जो इस भाव को, किस भाव को? लग्न में साहस डालेंगे, क्योंकि किसी भी भाव से तृतीयस्थ पापग्रह का बैठना उस भाव के बल को वृद्धि देता है। किसी भी भाव से चतुर्थस्थ शुभ ग्रह की राशि का बनना और किसी भी भाव से केंद्र में शुभ ग्रह का बैठना, किसी भी भाव से केंद्र में शुभ ग्रह का बैठना केंद्र को बल देगा। लग्न पे गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव, लग्न से केंद्र में गुरु चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव, ये व्यक्ति को संतुलित करने वाले बना देंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बहुत अच्छी स्थिति में है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली अच्छी मानी जाएगी। ये चर प्रकृति का लग्न है। मैंने कल ही कार्यक्रम में बताया था कि चर प्रकृति का अगर लग्न बने और व्यक्ति की कुंडली में अगर एकादशवें भाव के यानी कि शनि की दशा जब चलेगी, तो व्यक्ति के जीवन में शनि बाधा कारक हो जाएंगे, बाधा से संबंधित, और व्यक्ति के जीवन में बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं। अगर दो चार और ज्योतिष के छोटे छोटे सूत्र अप्लाई कर दूं तो इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ जो ग्रह उपस्थित है वो राहु और केतु को छोड़ करके इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ उपस्थित हैं शुक्र 19 डिग्री के, और इस आधार पर वो आत्मकारक ग्रह के रूप में मजबूती से उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अवस्था में व्यक्ति को दुर्गा जी की पूजा करने का प्रभाव विकसित करना चाहिए, और शुक्र की दशा जातक के जीवन में धन, धर्म, अध्यात्म, दाम्पत्य, पुत्र, पौत्र, सुख, सौख्य, इन सब चीजों की वृद्धि और इन सब चीजों का लाभ व्यक्ति को दे सकता है। दूसरे डिग्री में अगर मैं देखता हूं तो दूसरे नंबर पे शुक्र के बाद 16 डिग्री के साथ शनि उपस्थित है। इसका मतलब है कि वो ग्रह आप अगर चाहें तो शनि से संबंधित, जैसे पेट्रोलियम सेक्टर से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो धन भी कमा लेता है। इसके कहने का मतलब ये होगा कि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति, इस बात पे जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत इन दोनों के महत्वपूर्ण भूमिका में मैं देखने के प्रयास के लिए अगर कहूं तो निस्संदेह ये दोनों ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर भाव को और भी रिलेट करते हैं कुंडली को, तो लग्न से तृतीयस्थ मंगल का बैठना लग्न का बल बढ़ाए, लग्न से चतुर्थस्थ शुभ ग्रह की राशि और उस पे चंद्रमा का प्रभाव, ये सबसे अच्छी बात। लग्न पे गुरु की दृष्टि, ये सबसे अच्छी बात। लग्न पे शनि की दृष्टि जो व्यक्ति को एक तरफा जो है वो प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिज्म के क्षेत्र में आगे रखेंगे। और पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में मजबूत होना या बली होना या अच्छा प्रभाव रखना व्यक्ति की कुंडली को अतिरिक्त बल दे रहा है। साथ ही साथ लग्न पे भी गुरु का प्रभाव, लग्नेश पे भी गुरु का प्रभाव, ये भी कुंडली को मजबूती मिल रही है। उसके बाद मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा के ऊपर, अब जरा गौर करें तो चंद्रमा जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। आज उस तरीके से कुंडली अध्ययन नहीं करूंगा, अलग तरीके से करूंगा, एक एक वाला नहीं होगा, आज की बारी वो नहीं है। तो मंगल जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य को तो देख ही रहे हैं, जहां यहां बैठ करके वो व्यक्ति को साहसी और जीर्णोद्धार करने वाला बना रहे हैं। क्योंकि वो आर्द्रा नक्षत्र के बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार बैलेंस करने में नाकामयाब रहेगा। कई बार जो है वो कुटुंब के साथ या फिर कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप हो सकता है, लेकिन उसी मंगल की दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगी। लेकिन उसी मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पे जाएगी तो व्यक्ति को फिर से गर्म दिमाग का बनाएगी। और यहां पे चूंकि वो मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को मैं क्रोधी, उन्मादी
और कई बार झगड़ालू, अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर के, पेट्रोलियम और कई बार तकनीक से जुड़ करके, और कई बार व्यक्ति को मैं यहाँ पे मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी। इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बहुत विकसित है, क्योंकि इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? तुला राशि के, जिसके अधिपति कौन है? शुक्र पीछे बैठ करके व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य का और व्यक्ति के जीवन में अर्थ का संपूर्ण सुख दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो तुला के बैठे हैं और राहु भी तुला के बैठे हैं। इस वजह से गुरु अपने प्रभावों में थोड़ी सी कमजोरी और कमतरी जरूर देंगे, जहां पे व्यक्ति के संपूर्ण मिलने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ये बात मैं खुल करके कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे गुरु 14 और राहु 24 के हैं, तो मिलेगा पर थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर कुछ ना मिले और अगर किसी भी चीज की जीवन में कमजोरी दिख रही है, तो निसंदेह मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु और राहु का एक साथ आना और साथ ही साथ जन्म कुंडली में शुक्र का नीच का हो जाना। क्योंकि शुक्र अगर नीच के होंगे तो निसंदेह वो व्यक्ति के जीवन में वैभव और व्यक्ति के जीवन में संपन्नता की स्थिति को कमजोर करेंगे। लेकिन इस भाव से ठीक आगे गुरु और राहु बैठे हैं और इस भाव से ठीक पीछे सूर्य और बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य को कहीं ना कहीं शुक्र को एक अच्छी और थोड़ी बुरी दोनों ही तरीके के परिणामों से उनको गुजरने का अवसर मिल रहा है। यहां पे शुक्र बैठेंगे तो सप्तम भाव का बल बढ़ेगा, सप्तम भाव में गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को थोड़े से लालचीपन की स्थिति में लेके जाएंगे, और व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा चोर या चौर प्रकृति का या चोरी करने वाला, या कई बार वो दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भी विकसित कर लेता है जिसको कि उसको कभी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जैसे जेब कतरा का काम कर ले, मैं ये कह नहीं रहा, पर ऐसे गुण कई बार व्यक्ति के छोटे से बचपन में, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो छोटी छोटी बातें छुपा जाता है। अब कोई जरूरी नहीं कि वो किसी का जेब काटेगा, ऐसा नहीं है, मतलब वो छोटी छोटी बातें छुपा जाता है, या कई बार पॉलिटिकल उतना नहीं हो पाता, लेकिन वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है या बताना चाहता है। इसका एक सीधा सा प्रभाव ये भी रहेगा गुरु राहु के साथ और शुक्र के नीच होने का, कि व्यक्ति के जीवन में जब वो अंतिम शैया पे, मरण शैया पे लेटा रहेगा, तो कई बार जब उसे पूछा जाएगा तो थोड़ी सी संपन्नता की कमजोरी देखी जा सकती है। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो छटपटा करके या परेशान होकर के, व्यथित होकर के, दुर्घटना से युक्त होकर के, चाकू छुरी एक्सीडेंट वगैरह में, ऐसी स्थितियों में भी कई बार गुजरने की स्थिति बनती है। चोट चपेट की घटना व्यक्ति के जीवन में बन सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि मंगल अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ लग्न के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं। लग्नेश का तृक भाव में जाना, साहस भरना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी चीज को पाने में आपको मशक्कत करना ही होता है। पर वस्तुतः जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं और केंद्र पे गुरु का संपूर्ण प्रभाव है, मित्र की दृष्टि को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो एक अच्छी स्थिति ही कहूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं मिले तो उसके पीछे का कारण और दोष ये बनेगा। ये क्लियर है बात? अगर मैं इनकी कुंडली में सबसे पहले भाव पे अब चर्चा करूं, तो लग्न के अधिपति को तो मैंने बता रखा है, धन भाव के अधिपति नीच के हैं। मतलब क्या होता है? अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? आप जरा सोच करके उंगली पे बताइए, मैं पूछ रहा हूं। इसका सीधा सा परिणाम यह हो सकता है, पहले कि व्यक्ति की कुंडली में धन का कारक, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति की कुंडली में धन का कारक राहु जैसे ग्रह के साथ है और धन के अधिपति नीच के बैठे हैं। इस भाव से केंद्र में शनि बैठे हैं जो कि पापग्रह हैं, और इस भाव से तृतीयस्थ कोई शुभग्रह पापग्रह नहीं है। इस भाव से ठीक पीछे केतु और इस भाव से ठीक आगे मंगल, और इस भाव पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। और इस भाव के अधिपति जो बनते हैं वो नीच के होकर के ऋण भाव में बैठ करके आगे राहु और पीछे सूर्य, आगे गुरु पीछे बुध, मतलब 50-50 का परिणाम दे रहे हैं और खुद नीच के हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह होता है कि धन कमाने के लिए व्यक्ति को यात्रा करनी पड़ती है, दूर जाना पड़ता है, ऋण में जाना पड़ सकता है, कई बार आरंभ मशक्कत से, या कई बार काम रुकावट से के साथ होता रहे, क्योंकि न तो कारक के साथ शुक्र का संबंध है और न ही शुक्र का संबंध धन भाव से हो रहा है। क्योंकि धन भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से धन कमाने में सहयोग जरूर करेंगे। ये इसका सूक्ष्म प्रभाव होगा जो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता। यहाँ के अधिपति हैं, यहाँ बैठे हैं, अपने भाव से पंचमस्थ गया ग्रह निसंदेह कुछ न कुछ अच्छे परिणाम दे देता है।
और साथ ही साथ इस भाव के कारक अगर जन्म कुंडली में अगर यही शुक्र राहु के साथ बैठे होते तो निस्संदेह ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन चूंकि ये इस भाव के कारक ग्रह गुरु हैं, उनको राहु का संग अच्छा नहीं लगता है, ये तुला राशि उनके लिए अच्छी नहीं होती है, इस वजह से वो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे इस भाव से पीछे 4 घर पापक ग्रह की राशि और पापक ग्रह का बैठना इस भाव के बल को कमजोर करेगा। इस भाव के पीछे केतु और आगे मंगल इस भाव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इस भाव से ठीक 9वें त्रिकोण में यानी कि त्रिकोण में चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का बैठना और उस चंद्रमा के पास गुरु का बल है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कुछ ना हो तो भाग्य का तो साथ मिल जाता है, भाग्य में धन का सहयोग मिल जाता है। ये स्थिति मैं देख रहा हूं। इस भाव से चतुर्थस्थ जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का बैठना इस भाव में बुद्धिमानी भरेगा और साथ ही साथ व्यक्ति को अपने बुद्धि के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे, अपने खुद को किसी भी तरीके से अपने आत्मबल के सहयोग से व्यक्ति धन कमा लेता है और यश की प्राप्ति कर लेता है। मुझे नहीं पता ये कहां है, पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि व्यक्ति ने धन कमाने के लिए अपनी जद्दोजहद एक कसर भी छोड़ी नहीं होगी और धन कमाने का संपूर्ण प्रयास किया होगा और उसको वो मिलेगा भी। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र परिणाम यह है कि लग्न को गुरु देख रहे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं और साथ ही साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पंचम के अधिपति स्वयं बैठ करके बुद्धिमानी का योग लगा रहे हैं। यहां तक बात द्वितीय बात की थी। तीसरे भाव पे चर्चा करता हूं। यहां जन्म कुंडली में बुध जो होते हैं वो तृतीय भाव के होने के साथ साथ जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति होते हैं। यानी कि इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति, मंगल और सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं। इस कुंडली में शनि महत्वपूर्ण न होते हुए भी जरूर ही अच्छा होना उनका सिद्ध माना जाएगा, क्योंकि वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं और व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तीसरे भाव के अधिपति होने के साथ साथ छठे भाव के अधिपति होकर के बुध पंचम भाव में आकर के संतान से कष्ट, संतान से दूरी और संतान पाने में मशक्कत। लेकिन एक बात जो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि संतान के कारक गुरु लग्न को देख रहे हैं और ये मेष लग्न की कुंडली है जो रात में बली हो जाती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। रात्रि में बल होने का मतलब रात्रि में व्यक्ति का बल ज्यादा। इसका मतलब है कि व्यक्ति संतति पैदा करने में, और व्यक्ति का जन्म कैसा है? शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का। इसका मतलब है कि वो पूर्णेंदु है, उसके अंदर किसी भी तत्व की कमजोरी नहीं है। शुक्र नीच के हैं, इस वजह से भले ही स्त्री संतति पैदा हो लेकिन व्यक्ति अन्य या कई संततियों का मालिक होता है। अब तो आजकल एक से ज्यादा कोई पैदा करता वैसे भी नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं कई बार, पंडित जी कितनी संतान? अब 2 से ज्यादा क्या करोगे भाई, नौकरी नहीं मिलेगी। एक बार तो एक दंपति आई थी मुझे पूछने कि कितनी संतति, क्या मेरे पास 2 संतति है, मैं नौकरी में हूं तो क्या तीसरी संतति पैदा कर सकता हूं? तो जब उन्होंने मुझे बताया कि तीसरी संतति पैदा करने पे आगे नौकरी में दिक्कत होगी, सरकार जान जाएगी, तो मैंने कहा कि ऐसा भी है क्या? मुझे तो पता भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति है। तो जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर सूर्य और बुध का यहाँ बैठना व्यक्ति को संतान को बुद्धिमान तो बनाती, लेकिन संतान से कई बार मानसिक कष्ट भी होता है। और एक बात जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि संतान ने आज तक कष्ट ना दिया हो और वो भी इस कली काल में, बड़ा मुश्किल है। अगर मैं भी हूं तो मैंने भी जाने अनजाने कभी ना कभी पिता को और माता को दुख दिए ही होंगे। अगर आप भी हैं तो आप भी जाने अनजाने कभी ना कभी माता और पिता को दुख दिए ही होंगे। हालांकि हमारा प्रयास हर बार यही होना चाहिए कि हमारे माता पिता हम पे गर्व ही कर सके और वो निसंदेह समाज में खुले तौर पे, खुले दिमाग से ये बात कह सके, मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं है। और ये कहने का भाग्य और ये कहने का सौभाग्य मुझे मिल चुका है। हाँ, मेरे पिता ने ये भरे समाज में मेरी बात कही थी, पर ये आपको मिला है कि नहीं, ये बहुत जरूर समझने वाली बात है। कई बार लोग पदस्थ हो जाते हैं पर वो पिता वो गर्व जो महसूस करना चाहिए अपने बेटे के ऊपर वो नहीं करता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुत्र ही होता है। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको भी एक अच्छे संतति बनने का दबाव आपके ऊपर भी है जिनकी ये कुंडली है, क्योंकि शनि भी यहां से देख रहे हैं और इस भाव के ठीक आगे एक नीच का ग्रह बैठा है और गुरु राहु के साथ है। तो ये दबाव रहेगा कि व्यक्ति जो है वो एक अच्छी संतति बना करके अपने आप को परिभाषित करके सिद्ध कर दे कि मैं हूं और हूं अच्छा। ये बुध का प्रभाव था। तो ये मैंने बताया, बुध जो है वो केतु के नक्षत्र में है, इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान है और सरल है। सरल होने का मतलब क्या है? आप उसको कुछ भी दे दीजिए, चाहे उसे सिंहासन पे ही आरूढ़ कर दीजिए, पर फिर भी वो कभी हारेगा नहीं या कभी भी जीतेगा नहीं। मतलब वो उन सब चीजों से मुक्त हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है, धरती पे बैठने वाला है। मेष लग्न के लोग हैं, रात्रि बली हैं। व्यक्ति जो है वो चतुष्पद है, मेहनत करता है, बल लगाता है, साहसी है, सुदृढ़ है, मजबूत है, इच्छा शक्ति का
कायर नहीं है, निडर है, बुद्धिमान है, चपल है, चंचल है, चालाक है, धार्मिक है और वैश्य वर्ण का है। इस वजह से जन्म कुंडली में सब कुछ संतुलन में रखना भी उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। बात खत्म, यहां तक समझ में आ रही होंगी चीजें। मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल संतुलन में हूं। आप कितने हैं? यहां पे मंगल बैठे हैं और यहां पे वो साहसी बना रहे हैं। साथ ही साथ इस भाव पे जरा गौर करिए तो इस भाव पे राहु की दृष्टि। अब तीसरे भाव पे मंगल और राहु का प्रभाव, तो व्यक्ति के जीवन में साहस तो वैसे भी जुड़ जाए और साथ ही साथ व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन हो जाए, उसका कम्युनिकेटिव होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। साथ ही साथ वो बिल्कुल ही तकनीक से जानकारी रखने वाला और चीजों को उखाड़ करके देखने वाला और सूक्ष्म और गहन चिंतन करने वाला बना देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु जो हैं वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और वो तुला राशि के हैं, तो कम से कम वो कन्या राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। क्षमा करिएगा, तुला नहीं, वृश्चिक नहीं, कन्या में बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को बुद्धिशाली बना देंगे क्योंकि उनकी यात्रा अब जन्म कुंडली के छठे भाव की तरफ होगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साहसी बनाने के साथ साथ, धार्मिक तरीके से व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाने के साथ साथ, व्यक्ति को मजबूती से पराक्रम का बल, जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये बात मैं देख रहा हूं। अब चौथे भाव पे आ जाता हूं। चौथे भाव के अधिपति चौथे भाव को देखे, मंगल के नक्षत्र में, मंगल से दृष्ट। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित रखे, घूम फिर करके अगर बन पड़े तो आ जाएगा अपने देश में, अपने गांव की मिट्टी में विलीन हो जाए तो अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि केंद्र में दो दो शुभग्रह बैठे हैं तो दो दो पापग्रह भी बैठे हैं, संतुलन कायम है। इसका मतलब है, और जो केंद्र में राशियां बनी हैं इस आधार पर, और चौथे भाव के अधिपति का चौथे भाव को देखना और गुरु का लग्न को देखना, इस भाव से ठीक पीछे मंगल का बैठना जो कि लग्नेश है, इसका मतलब है कि व्यक्ति यात्रा तो करे पर घूम करके वापस आ जाए तो कोई ज्यादा मतलब आकाश वाली बात नहीं है, ये ठीक है। और यहाँ पे धन, मान, चल अचल संपत्ति, ये सब चीजें मिल जाती हैं। इसमें कोई भी मेहनत वाली बात नहीं है क्योंकि इसके भाव के ठीक आगे स्वग्रही सूर्य बैठे हैं। इस भाव के प्रभाव में वृद्धि होगी और साथ ही साथ पराक्रम का भी यश बढ़ेगा, पराक्रम का भी बल बढ़ेगा, ये भी कमजोर नहीं है। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य और बुध। अब यहां पे बहुत ही गंभीर बात बनी है जिसपे कि गौर करें तो व्यक्ति प्रोफेशनल है क्योंकि शनि देख रहे हैं, व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि शनि देख रहे हैं, व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर के पॉजिटिव है क्योंकि शनि देख रहे हैं, अनुशासित है क्योंकि शनि देख रहे हैं, सूर्य है पंचम भाव में, तो किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को यशोवान, कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देंगे। ये बात यहां तक मैंने पंचम भाव पे चर्चा कर रहा था मैं। तो सूर्य और बुध केतु के नक्षत्र में व्यक्ति को डिप्लोमेट बनाएंगे। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कई बार सूर्य की दशा में या केतु की दशा में ऐसे वक्त भी देखने को मिलेंगे जहां व्यक्ति जो है वो कम पैसों पे नौकरी करे या आरंभ में उसको कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है, या कई बार व्यक्ति का दिमाग जो है वो बिल्कुल पजल हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि मुझे करना क्या है। इस स्थिति से निपटने के लिए कि जन्म कुंडली में पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति को जहां कई बार संतति से दूरी पैदा होने वाली हो जाती है, संतति का सुख मिल जाता है, लेकिन यहां पे जब पंचम भाव में सूर्य अकेले बैठेंगे तो कई बार एक संतति बना देंगे, एक संतति का मालिक बना देंगे। या कई बार व्यक्ति जो है वो संपूर्ण कलाओं का युक्त होने के बावजूद भी काम कला में फेल्योर हो जाता है। ये एक कमजोरी वाली बात है। सूर्य और बुध यहां बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिशाली बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, सूक्ष्म अन्वेषणकर्ता बनाएंगे, लेखक बना देंगे, व्यक्ति के क्रिएटिव सेक्टर को आगे रखने वाले, बुद्धि से धन कमाने वाले और यशोवान, यश की, कीर्ति का, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का पालन करने वाला और उसका प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचम के कारक राहु के साथ हैं, इस वजह से संतति से ये बात वाली बात मैंने बोली थी, दूरी वाली, या स्नेह कम हो जाए, या कई बार देर से संतति हो, या दूरी हो जाए, वैचारिक मतभेद बनते रहें क्योंकि शनि भी देख रहे हैं। थोड़े प्रोफेशनलिज्म या इस वजह से आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना होगा क्योंकि पिता भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो पिता के साथ या पुत्र के साथ व्यक्ति को संबंध हमेशा कोमल यानी कि मातृवत रखना होगा, उसके बिल्कुल ही आपको निकट रह करके उसकी सेवा करनी होगी, शुश्रूषा करनी होगी क्योंकि चंद्रमा बैठ करके यही इशारा कर रहे हैं। इस कुंडली में धन की समस्या नहीं है। हाँ, मैंने जो धन भाव पे चर्चा करी थी उसके बारे में जरूर ध्यान रखने की बात है। ऋण देने से बचना है, ऋण लेने से बचना है और साथ ही साथ धन कमाने के लिए दूर रहना पड़ेगा और व्यक्ति जो है वो आरंभ में धन मशक्कत से प्राप्त करता है। ये बात यहां तक खत्म हो चुकी है। पराक्रम के बारे में मैंने चर्चा करी, चतुर्थ भाव के बारे में चर्चा करी, पंचम भाव के बारे में चर्चा करी। छठा भाव प्रभाव में यहाँ के अधिपति बुध कई बार व्यक्ति को ऋण से
युक्त रखेंगे। बुद्ध की दशा में किसी को देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में ऐसी स्थिति से भी निपटते हुए देखना पड़ेगा जहां वो कई बार जब उलझ जाए, किसी भी तरीके से अगर उलझा हुआ हो, तो उसको गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए या व्यक्ति को गणेश जी की आराधना कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो है वो अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत कर लेना चाहिए। मैं तो यही समझता हूं। ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है। यहां पे शुक्र हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। अब इसका मतलब सीधा सा है, इस भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति को खुद का व्यवसाय भी कभी कभी अगर मन करे तो आरंभ कर सकता है। और व्यक्ति जो है वो किसी को भी अगर कुछ भी बोल देगा तो लोग उसकी बात आसानी से मान जाते हैं। ये स्वयं योग जो होता है वो कई बार व्यक्ति को पद पे गुमान करने वाला नहीं बनाने देते या बनता भी नहीं। व्यक्ति पद पे भी चला जाए तो भी उसका घमंड नहीं होता है, वो गर्वीला नहीं होता। गर्म दिमाग का जरूर है, क्रोध आए तो फिर भी किसी को छोड़े नहीं, बोलने लगे तो फिर किसी की बात न सुने, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन हाँ, शुक्र जो यहाँ पे हस्त नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को सुमधुर और सुंदर नेत्रों का, सुंदर जो होता है वो शरीर का, पत्नी सुंदर मिल जाए लेकिन वो बीमार मिले, या कई बार वो मन स्थिति जो है उसकी वो टारगेट वाली ना हो या फिर थोड़ी चंचलात्मक प्रवृत्ति वाली बन जाती है। ये बात यहां तक खत्म हो जानी चाहिए। शुक्र नीच के हैं, सप्तम के अधिपति और सप्तम के कारक होकर के जन्म कुंडली में नीच के हैं, और वहां पे गुरु राहु हैं। कुंडली मिलाकर के विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में तीसरे भाव से बैठ करके जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव यहाँ थोड़ी उग्रता जरूर रख सकता है, और यहाँ के अधिपति राहु के साथ है। इस वजह से भी कुंडली मिलाकर के विवाह करने की स्थिति बन रही है। नहीं तो व्यग्रता ज्यादा है, क्योंकि सूर्य को शनि भी देख रहे हैं, तो पाप कहीं फैल ना जाए, इस बात का ख्याल भी रखना होगा। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में पीछे, आर्थिक विपन्नता कभी भी विवाह के बाद नहीं रहेगी, आर्थिक संपन्नता है। और वो जो सप्तमेश हैं वो मंगल से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति कभी भी पत्नी के ऊपर क्रोध न करे, और पत्नी भाव को अगर मंगल देखेंगे या पत्नी भाव के अधिपति को मंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं पत्नी में थोड़ी क्रूरता, व्यग्रता, चिंता या उसके साथ स्वभाव का मिसमैच होना ऐसा संभव है। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो तुरंत ही पत्नी को नाखुश कर बैठता है, या उसको कई बार ऐसी बातें बोल सके या बोल दे जिसके कारण उसको तकलीफ लग जाए। ये बात भी दिखती है। राजनीति ना हो संबंधों में, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। कोई भी बात किसी से छुपाई ना जाए, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। ये सप्तम भाव के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पे गुरु और राहु बैठे हैं। व्यक्ति व्यवसाय बिल्कुल कर सकता है, 100% व्यक्ति अपना खुद का काम भी कर सकता है। ये बात बिल्कुल है, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। यहाँ पे अपनी उच्च राशि से वो त्रिकोण में बैठे हैं। इस भाव के अधिपति भले नीच के हैं तो आरंभ भले मुश्किल से हो सकता है धन ना हो या फिर व्यक्ति को थोड़ी मशक्कत आरंभ में करनी पड़े, पर बाद में वो चीजें सस्टेन व्यक्ति को करवा देती है। गुरु राहु बैठे हैं, धर्म को आश्रित करना होगा, रखना होगा अपने जीवन में। बड़े बूढ़ों का जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति को, गाय की, बड़ों का आदर सम्मान, इन सब चीजों की सेवा, पशुओं का, पक्षियों का, इन सब चीजों का आदर, ये सब करना ही होगा। आपकी कुंडली में इसकी बात बनती है। धर्म को धारण करने का मतलब है सीधा सा। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश, इस कुंडली के लिए अष्टमेश होने के बावजूद भी पापक परिणाम नहीं करेंगे। इस कुंडली के लिए गुरु 12वें के अधिपति होने के बावजूद भी कमजोर परिणाम नहीं करेंगे। हाँ, वो राहु के साथ जरूर हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत कष्ट दे सकते हैं या फिर कई बार व्यक्ति को उलझनों में डाल सकते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा हो सके, क्योंकि शुक्र भी नीच के हैं, तो मैं समझता हूं रोजगार को लेकर के कभी किसी से झगड़ा ना करें, और अगर संभव हो तो धन के लिए कभी किसी के पास मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ही अपने मेहनत पे भरोसा कर लेना चाहिए। ये बात भी देख रहा हूं। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य भाव को देखना, व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आए कि वो जब किसी को दान दे ना, जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये, 250 रुपये, जो भी अगर किसी को दे तो सबको बताए, सबको बोल बैठे कि मैंने दिया है या मैंने, तो ये भाव ना हो। किसी को दे करके समाज में ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। और अगर दान दे रहे हैं तो हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि दान अगर दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो आपके पास इस चीज का गुण कितना है, इसको विकसित करने की आवश्यकता है। दिखावटी धार्मिक नहीं होना है, मूलतया ये बात है, सीधी सी बात। नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु लग्न को देख रहे हैं, भाग्यशाली तो है क्योंकि लग्नेश भी देख रहे हैं और भाग्य के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं। ये बल व्यक्ति के पास हमेशा रहेगा। और जन्म कुंडली में गुरु जो बैठे हैं, यहाँ पे तो नक्षत्र इन्होंने लिखा नहीं है, तुला राशि है, और जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र के राहु और स्वाति नक्षत्र के गुरु। इसका मतलब है कि दोनों का परिवर्तन व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस बात का दबाव रखेगा कि व्यक्ति के जीवन में धर्म कहाँ है, उसके जीवन में अध्यात्म कहाँ है। हालांकि एक बात जो मैं अगर इनकी कुंडली देखूं
अगर गुरु राहु एक साथ आएंगे भी तो फिर भी मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि व्यक्ति धार्मिक कितना है, क्योंकि वो धर्म है तभी तो आया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो निस्संदेह वो यहां कैसे आता? सोच के देखिए, इसका मतलब है कि निस्संदेह थोड़ा सा तो धर्म बाकी है, क्योंकि गुरु कैसे भी देख रहे हैं, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। केंद्र में गुरु है ना, केंद्र में चंद्रमा है ना, और पंचम भाव पे शनि और सूर्य का प्रभाव है ना, व्यक्ति को जरूर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जीवन खाली कभी भी नहीं जाता। और व्यक्ति के जीवन में भाग्य भी है, क्योंकि लग्नेश को भाग्य के कारक देख रहे हैं, भाग्य के अधिपति देख रहे हैं, लग्न पे भी गुरु का प्रभाव है। व्यक्ति के जीवन में धर्म है, ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, अध्यात्म है, शास्त्र है, और साथ ही साथ मंगल से प्रभावित है तो शस्त्र भी है। क्लियर है? दशम भाव में चंद्रमा का बैठना, मंगल से प्रभाव में आना, उग्र व्यग्र चिंता और काम बदलने की बार बार उत्सुकता, ये चीज छोड़ देना चाहिए। अगर आप, मैं समझता हूं कि इस कुंडली को सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति एक जगह पे टिक करके काम करे और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करे। बिल्कुल शांत रहने की आवश्यकता है। आपके ऊपर किसी भी तरीके का बाह्य दबाव काम ना करे, अपने आप को इस तरीके का बनाइए। और दरअसल आप अपने अंदर इस विश्वास को जागृत करिए कि आप दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वो भी आपके वश में है, क्योंकि ये चंद्रमा यही करवा रहे हैं। आप 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को जो भी बात कह देंगे, आपके अंदर, आपके वाणी के अंदर ये सूर्य और बुध ऐसा प्रभाव विकसित कर रहे हैं। लग्न पे गुरु का प्रभाव इस बात को जरूर ही प्रभावित कर रहा है कि व्यक्ति आराम से किसी को भी कुछ कह देगा, वो सामने वाला उसकी बात मान जाएगा। पक्की बात है। इस वजह से ये बात आपकी कुंडली में घटित हो रही है। खुद का व्यवसाय अगर मन करेगा तो बिल्कुल कर लीजिएगा, पर कब? जन्म कुंडली में जब गुरु की दशा आए, जब जन्म कुंडली में शुक्र की दशा आए, जब जन्म कुंडली में मंगल की दशा आए, शनि की दशा आए, तो बिल्कुल आप उस समय अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? एकादशवें भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शनि इस कुंडली के लिए कारक नहीं होते, और लग्न को देख रहे हैं नीच की दृष्टि से। इस वजह से व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के प्रभाव को, मतलब प्रभाव को कमजोर करने का मतलब क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये बात बनती है, निकट से समझिए, कान में ये बात कहता हूं कि व्यक्ति को हर बार ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे अंदर भी ज्ञान है। कई बार उससे कमजोर ज्ञान वाले उससे आगे बढ़ जाएंगे, जिसको ये ज्ञान देगा वो आगे बढ़ जाएगा और ये वहीं का वहीं लटका रहेगा। ऐसी स्थिति भी कुंडली में बना देते हैं शनि कभी कभी। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो ज्ञान है उसके प्रति आपको डिप्लोमेट भी होना पड़ेगा, और कभी कभी वो अपना जो रहस्यमयी गुण है वो किसी को भी बताने से बाज आना चाहिए और नहीं बताना चाहिए। जो आपके सफलता की चाबी है, जिस सिद्धांत पे आपका काम आगे बढ़ा है, उसको अपने पास छुपा करके कई बार रखने की आवश्यकता है। हालांकि ज्ञान तो सबको बताना पड़ता है, लेकिन जब बात राजनीति की हो तो उस समय आपको अपना वो जो मूल रहस्य है, मूल जो विद्या है, उसे कम से कम अपने पास बना करके रखने की आवश्यकता है। अपने धन के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में, अपने काम करने के टेक्निक के बारे में कभी किसी को ना बताएं और ना ही कभी किसी से चर्चा करें। आपकी कुंडली में किसी से धोखा वगैरह मिलने का तो योग नहीं है, लेकिन इस भाव को पापकर्त्री भी लगा है। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि व्यक्ति को थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूं, ना तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूं। हालांकि पिता के स्वास्थ्य पे या पिता का जो भाव है, या सूर्य को जब देखें आप, तो सूर्य से चतुर्थस्थ मंगल की राशि बनी है, सूर्य से चतुर्थस्थ शुक्र की राशि बनी है, सूर्य वाले भाव पे शनि की दृष्टि जा रही है। तो व्यक्ति के पिता भी कहीं ना कहीं कार्मिक होते हैं और वो बेहतर ही होते हैं। राहु का प्रभाव है दशम स्थान के अधिपति के ऊपर, पर गुरु का भी प्रभाव है, इस वजह से वो बैलेंस हो रहा है। और गुरु इस कुंडली में भाग्येश होते हैं। भाग्य भाव के अधिपति के साथ अगर गुरु का संयोग बनेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा अतिरेक धर्म हो जाए और कई बार दिखावटी धर्म हो जाए। ये दोनों ही स्थितियां बनती हैं। इस वजह से आपको इस पे संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। 12वें भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में देख रहे हैं, लेकिन वो इस कुंडली में खराब नहीं होंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है। राजयोगों का परिणाम वो करेंगे, और दरअसल उस पे एक शुभ ग्रह का कोई प्रभाव हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन किसी शुभ ग्रह ने गुरु को देखा नहीं है। उल्टे जो है वो इस भाव के ठीक पीछे एक नीच के ग्रह बैठ गए हैं, और इस भाव के ठीक आगे वृश्चिक राशि बनी है, और मूलतया वो बहुत ज्यादा अच्छी राशि नहीं होती है। इस वजह से, और वो राहु के संग में जा रहे हैं 12वें भाव के अधिपति, तो कोर्ट केस कचहरी आदि से मुक्त होना चाहिए। जीवन में जितना ज्यादा हो सके दूसरों को देने का भाव जागृत करिए, दान की प्रवृत्ति अपने आप में शामिल करिए, और धर्म की प्रवृत्ति अपने आप में शामिल करिए। जितना ज्यादा हो सके पत्नी के साथ प्रेम और उसके साथ रिलायबिलिटी का भाव रखिए। उसके अंदर और खुद के अंदर भी विश्वास जागृत करने का बल आपकी कुंडली में गुरु में कमजोर हो सकता है। राहु की दशा में दाम्पत्य पे संदेह मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखना होगा।
ये आपकी कुंडली है। समझ में आ गई? अब मैं आपको इनकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बता देता हूं। जो सारे ग्रहों में सूर्य जो हैं वो 3 डिग्री के हैं बाल अवस्था के, यानी कि 25% का परिणाम कहां के, यहां का 25% आपको परिणाम मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर ग्रह बाल अवस्था का है, इसका मतलब है कि उस दशा काल में आपको अपने अंदर बालकपन की स्थिति को नहीं रखनी होगी, मजबूत होकर के उभरने का प्रयास करना होगा और व्यक्ति को यश पाने के लिए मेहनत चौगुनी करनी होगी, क्योंकि वो ग्रह 25% का परिणाम कर रहा है। तो अगर आप यश 100% पाना चाहते हैं तो आपको 100% मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो 25 का ही बल दे रहा है। चंद्रमा 25%, पर ये ग्रह अगर 25% भी आपकी कुंडली में परिणाम देंगे ना, फिर भी अच्छा रहेगा। वो कमजोर 25% बहुत होता है। अगर वो 0% भी देता है, 1% भी देता है, तो भी आपको कितना प्रभावित करता है। ये 25 बहुत होते हैं, पक्की बात है। मंगल और बुध 50-50% का परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि लग्न के ऊपर जो प्रभाव है और जो पराक्रम का प्रभाव है, जो यहां का प्रभाव है और जो यहां का प्रभाव है, नवम और दशम का, ये आपके जीवन में 50-50% का प्रभाव रहेगा। लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि, लग्न से केंद्र में चंद्रमा का होना, लग्न से केंद्र में गुरु का होना, लग्न में केतु का बैठना व्यक्ति को बचपन में बीमार और साथ ही साथ किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति जीवन में कई बार बनती रहती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बुध और चंद्रमा जन्म कुंडली में षडाष्टक में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। हालांकि ये कई बार तृतीय एकादश में होते हैं तो अच्छे होते हैं, पर ये थोड़ी सी कमजोरी वाली बात होगी, जहां व्यक्ति कई बार निर्णय लेने में परेशानी महसूस करेगा। उसको ठीक करने के लिए सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, अपने जीवन में धर्म को धारण करने की आवश्यकता है। क्लियर है? बुध और मंगल की बात मैंने करी। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं 14 डिग्री के, युवावस्था के होंगे, बढ़िया बैठे हैं, पर धर्म आपको हमेशा धारण करना होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। गाय की सेवा और गोपालक को कुछ दान या मंदिर के पुजारी को कुछ हर महीने दान जरूर दे दिया करिए। ये गुरु का प्रभाव है जो 100% आपकी कुंडली में आपके साथ है। मतलब भाग्य का बल आपके पास है और पराक्रम का बल भी आपके पास है। 50% पराक्रम और 100% भाग्य, इसका मतलब ये बड़ी अच्छी स्थिति बनती है। शुक्र आपकी कुंडली में कुमार अवस्था के 19 डिग्री के होंगे, इस वजह से जन्म कुंडली में वो आपको ठीक ठाक है, वो कमजोर नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास फैशन भी है, उसके पास जो है वो प्रभाव है, उसके पास वैभव भी है। हाँ, वो नीच के हैं जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी जरूर होगी और निस्संदेह दाम्पत्य को हमें उस पर फोकस करने की आवश्यकता भी होगी। यहाँ गुरु और राहु बैठ करके कई बार उसमें कमजोरीपन का एहसास भी करा सकते हैं, जिसपे आपको ध्यान देना होगा। शनि जन्म कुंडली में युवावस्था के बैठे हैं, क्योंकि वो डिग्री में जो है वो 16 डिग्री के होंगे, इस आधार पर वक्री हैं। इनका कुछ प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में यहां का भी रहेगा, तो कई बार काम बदलने का प्रभाव और बॉस के साथ कमजोरी या मतभेद की स्थिति न बने, इस वजह से बजरंगबली की पूजा और सूर्य के मंत्रों का जप ये अवश्य ही करना चाहिए, या दशा काल के अधिपति का मंत्र जब भी व्यक्ति के जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात, अगर हम एक ग्रह को माने जो हमें बल दे रहा है, तो मैं समझता हूं कि मंगल और गुरु इनकी कुंडली के लिए अच्छे बैठे हैं। सूर्य भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि मंगल, गुरु और सूर्य। अगर वही गुरु राहु के साथ नहीं होते तो और भी ज्यादा ये अच्छे हो सकते थे, लेकिन सूर्य यहाँ पे बैठे हैं, इस वजह से एक अच्छी बात मैं समझ रहा हूं। लेकिन पंचमेश का छठे के जाना कमजोर कर सकता है संतान वाले पक्ष को। लेकिन मंगल भी जन्म कुंडली में पापक हैं, लेकिन तीसरे भाव में बैठना पापक ग्रह का खराब नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये कुंडली जो है वो नेचर वाइज व्यक्ति के पक्ष में ही जा रही है। राहु और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में, राहु और केतु का प्रभाव जो है वो खराब नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनकी दशाएं जैसे अपने नेचर के हिसाब से थोड़ी कमजोर कर सकती हैं, जहां रोजगार और लाभ और साथ ही साथ व्यक्तित्व और साथ ही साथ पराक्रम का परिणाम, इन सब चीजों को वो थोड़े थोड़े कमजोर कर सकते हैं। उस समय की दशा में अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की। इसका मतलब है कि गुरु तो अब आ गए, अब तो राहु तो है नहीं, आगे शनि आ रहे हैं और 2033 में वो आएंगे। बाकी की चर्चाएं मैं कल करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। शनि आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, गुरु आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, सूर्य आपकी कुंडली में बड़े अच्छे हैं, नवांश कुंडली में शुक्र भी अच्छे हो जा रहे हैं, नवांश कुंडली में बुध भी अच्छे हो जा रहे हैं। इन सब चीजों पर मैं कल चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।